नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। 26 जून 2020 हो चुकी है दोस्तों। 26 जून 2020 के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं डिटेल में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। करंट अफेयर्स के टोटल प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे वीडियो में, और 50 से अधिक एक्स्ट्रा जानकारी प्रश्नों के माध्यम से आपको मिलेगी, और 50 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में पूछे गए प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो को लाइक रखते हैं हम लोग 50, यानी कि आपको आज की वीडियो में 50 लाइक करने हैं। मुझे उम्मीद है आप 50 लाइक तक वीडियो को पहुंचा देंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, IFTAS के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर को IFTAS का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब IFTAS क्या होता है? तो IFTAS होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवा, जिसके नए अध्यक्ष के रूप में टी रविशंकर की नियुक्ति की गई है। और IFTAS पर जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, वो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का है। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जो कि सिर्फ RBI की सहायता करती है। इस समय टी रविशंकर कार्यकारी निदेशक हैं भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम के, और अब इन्होंने IFTAS के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इसके अलावा संगठन ने डॉक्टर N राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया है, जो कि इस समय भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। RBI की एक और अध्यादेश RBI के लिए आया है केंद्र सरकार द्वारा कि RBI की शक्तियां अब अनुसूचित बैंकों पर जिस तरह से लागू होती थी, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। यानी कि सभी सरकारी बैंक और सहकारी बैंकों को अब RBI के अधीन कर दिया है। RBI जो अन्य बैंकों के लिए नियम बनाता है, वही नियम अब सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और फैसला लिया गया है, और वो ये लिया है कि पशुधन विकास योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे दुग्ध धारकों को 15,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा जाएगा, जिसके दूध का उत्पादन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा भारत की एक नीति थी, पूर्व की ओर देखो, उसके तहत ONGC जो कि म्यांमार की एक कंपनी है, 2 गैस ब्लॉकों के अनुसंधान और विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का भारत में निवेश करेगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में खून की पूर्ति हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ई-ब्लड। ई-ब्लड सर्विस ऐप को खून की पूर्ति हेतु लॉन्च किया गया है। ई-ब्लड सर्विस ऐप पर अब आप अपना पंजीकरण करा के यह जान सकते हैं आपको कौन सा ब्लड किस जगह पर मिलेगा। इसके अलावा आप ई-ब्लड सर्विस ऐप पर पंजीकरण करा के ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। आप एक व्यक्ति के तहत 4 यूनिट ब्लड ले सकते हैं ई-ब्लड सर्विस ऐप के द्वारा। ज़रूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हाल ही में WHO के अध्यक्ष भी बने हैं, उन्होंने ई-ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया है। हर्षवर्धन ने ये जो सर्विस ऐप लॉन्च किया है, वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के आधार पर किया है। यानी कि ई-ब्लड सर्विस ऐप को चलाने में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मदद करेगी। ऐप पर पंजीकरण कराने से रक्त कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी के साथ साथ आप 4 यूनिट रक्त प्राप्त कर सकते हैं, और जिस समय आप मांग करेंगे उसके 12 घंटे के अंदर आप रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक से रक्त ले सकते हैं और रक्तदान भी कर सकते हैं। इससे पहले सरकार ने किसी भी इलाके में कोविड-19 की जांच के लिए एक मोबाइल लैब भी लॉन्च की थी, और कोविड-19 के सेल्फ परीक्षण के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया था। इसके अलावा रोजगार देने हेतु प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल 2020 भी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, देखो अपना देश के तहत 37वें वेबिनार का शीर्षक क्या था? तो इसका सही आंसर है भारत के वैदिक आहार और मसाले। देखो अपना देश के तहत भारत प्रतिवर्ष एक वेबिनार आयोजित करता है, जिसमें 37वें वेबिनार 2020 में जो आयोजित किया गया था, इसका शीर्षक था भारत के वैदिक आहार और मसाले। अब ये वेबिनार क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि बहुत से लोग भारत के व्यंजनों से अनभिज्ञ हैं, विदेशों में भारत के व्यंजनों के बारे में और मसालों के बारे में नहीं जानते हैं।
जिसे प्रसिद्ध करने के लिए वेबिनार आयोजित किया गया था। दुनिया को बताया गया कि भारत के व्यंजन किस प्रकार स्वादिष्ट होते हैं और भारत के व्यंजनों में क्या क्या रहस्य है, इसके बारे में जानकारी दी गई। और यह वेबिनार भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि 23 जून को देखो अपना देश के तहत आयोजित किया गया था। और ये आयोजन किसने किया? ये आयोजन किया इंडियन फूड टूरिज्म.org के संस्थापक और अध्यक्ष शेफ राजीव गोयल तथा डरमेजिक हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से ये देखो अपना देश वेबिनार का 37वां सत्र आयोजित किया गया था। क्यों किया गया था मैं बता चुका हूँ आपको। आहार और मसालों के बारे में जागरूक होने के साथ साथ इसके बारे में हाईलाइट किया गया, जो कि आंतरिक अंगों के कामकाज में सुधार लाने में मदद करते हैं। यानी कि उन मसालों के बारे में बताया गया जो कि आंतरिक अंगों को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ भारत के सभी प्रकार के व्यंजनों के बारे में इस वेबिनार में बताया गया। भारत के वैदिक आहार मसालों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने हेतु जो दुनिया के लिए अभी तक रहस्य बने हुए हैं और आधुनिक दुनिया के व्यंजनों से कभी मेल नहीं खाते हैं, उसके लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया। यानी कि संपूर्ण बात की जाए तो भारत में जितने भी व्यंजन हैं उन सभी का प्रचार प्रसार करने के लिए इस बार वेबिनार आयोजित किया गया था। अगला जो देखो अपना देश वेबिनार का आयोजन होगा वो 25 जून 2020 को इंडियन मोटरिंग एक्सपीडिशंस यानी कि ड्राइविंग हॉलीडेज पर किया जाएगा। देखो अपना देश वेबिनार को पर्यटन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की तकनीकी सहयोग से प्रस्तुत किया गया। यानी कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये जो वेबिनार किया गया था इसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ई गवर्नेंस डिवीजन का भी सहयोग रहा। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 जून। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जून की अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 25 जून को द सीफर डे मनाया जाता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 24 जून विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 50 वर्ष पूरे होने पर 5वां पासपोर्ट दिवस मनाया गया था। पासपोर्ट होता क्या है? पासपोर्ट होता है किसी भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा वह दस्तावेज जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किसी धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। यानी कि जब आप विदेश यात्रा करते हैं तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें लिखा होता है आप किस देश के निवासी हैं और कहाँ की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कौन सा बोर्ड विद्यार्थियों को डिजिटल हस्ताक्षर की मार्कशीट प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड इस बार विद्यार्थियों को डिजिटल हस्ताक्षर की मार्कशीट प्रदान करेगा। 2020 का रिजल्ट 27 जून को आ रहा है, जिसमें 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और इस बार विद्यार्थियों को डिजिटल हस्ताक्षर की मार्कशीट प्रदान होगी। डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट नौकरियों में मान्य की जाती है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई बोर्ड ने अब 10th के पेपर पूरी तरह से रद्द कर दिए हैं, जबकि 12वीं के सीबीएसई छात्र 2 ऑप्शन छात्रों को दिए गए हैं। या तो वो आंतरिक अंकों के आधार पर अपना रिजल्ट बनवा सकते हैं या फिर बाद में परीक्षा दे सकते हैं। तो वहीं आईसीएसई बोर्ड ने भी अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यूपी बोर्ड पहली बार छात्रों को डिजिटल हस्ताक्षर की मार्कशीट प्रदान करेगा और डिजिटल हस्ताक्षर की मार्कशीट नौकरी में मान्य की जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो सचिव हैं वो नीना श्रीवास्तव हैं, जो कि पहले ही रिटायर हो रही थी, लेकिन अब इन्हें 30 जून तक सेवा का विस्तार दे दिया गया है। और इनका रिटायर होने का समय अप्रैल था, लेकिन परीक्षा के चलते इन्हें 30 जून तक सेवा का विस्तार दे दिया है। 30 जून को रिटायर होकर नीना श्रीवास्तव दिव्यकांत शुक्ला को कार्यभार सौंप देंगी और दिव्यकांत शुक्ला अगले सचिव की तैनाती होने तक कार्यभार देखेंगे। यूपी बोर्ड का मुख्यालय प्रयागराज में है। अगला प्रश्न, किस इंस्टीट्यूट ने पूरे सत्र ऑनलाइन क्लास चलाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने 2020 के दिसंबर सत्र को पूर्ण रूप से ऑनलाइन चलाने का फैसला किया है और आईआईटी बॉम्बे ऐसा करने वाला देश का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में रमेश पोखरियाल ने देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की जो रैंकिंग जारी की थी उसमें आईआईटी बॉम्बे को 3रा स्थान दिया गया था। देश के टॉप 3 संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे है। इस वर्ष आईआईटी बॉम्बे में होने वाले फेस टू फेस सभी लेक्चर्स को रद्द कर दिया गया है। वर्ष 2020 के अंत यानी कि दिसंबर 2020 तक आईआईटी बॉम्बे में एक भी फेस टू फेस लेक्चर नहीं होगा, सारे लेक्चर्स ऑनलाइन चलेंगे। और जो विद्यार्थी
आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए IIT बॉम्बे ने 5 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। साथ ही साथ देश के लोगों से फंड में दान करने की अपील भी की है। जरूरी जानकारी मैं आपको बता दूं, हाल ही में 13 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की घोषणा की थी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के जरिए एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान दिया गया था। आपको एक और चीज़ बता दूं, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 9 IIT कॉलेज थे। IIT मद्रास को इसमें पहला स्थान मिला था, जबकि IIT दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। ये रैंकिंग किस आधार पर की गई थी? तो ये रैंकिंग टीचिंग, लर्निंग संसाधन, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और ग्रेजुएशन के परिणाम के आधार पर की गई थी। यानी कि ग्रेजुएशन का परिणाम क्या रहा है, रिसर्च का तरीका क्या है, लर्निंग और संसाधन यानी कि पढ़ाने के संसाधन कैसे हैं और टीचिंग वहाँ पे कैसी है, इसके आधार पर रैंकिंग की गई थी, जिसमें IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर, IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर और IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा था। ये रैंकिंग हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी की जाती है, लेकिन इस बार 13 जून को कोविड-19 के चलते देरी से जारी की गई थी। इसके अलावा टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों की अगर मैं देश की बात करूं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स पहले स्थान पर है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर तीसरे स्थान पर है मेडिकल कॉलेजों के मामले में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना हाल ही में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऋण गारंटी योजना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्रालय द्वारा ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है और ये ऐसे उद्यमियों को ज़्यादा राहत देगी जो कि अपना लोन नहीं चुका पाए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। चलिए, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री नितिन गडकरी ने ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की है। यह योजना चालू लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्यमों को प्रमोटरों की सहायता की जाएगी जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और 30 अप्रैल तक अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रमोटरों को ज़्यादा सहायता दी जाएगी जो कि 30 अप्रैल तक अपना ऋण नहीं चुका पाए हैं। इस योजना से लगभग 2 लाख उद्यमियों को सहायता मिलने की उम्मीद है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी दी जाएगी। इसके लिए आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। इसके तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रमोटरों को उनके हिस्से का 15% या 75 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी चीज़ कम होगी उसके बराबर ऋण दिया जाएगा। यानी कि जितना उनका टर्नओवर है उसका 15% या फिर 75 लाख रुपए, जो भी चीज़ कम है उसके बराबर ऋण इस बार प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 10 वर्ष तक यह भुगतान उनको चुकाना होगा। सीफर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 25 जून। 25 जून को सीफर डे मनाया जाता है। सीफर डे क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। 25 जून को सीफर डे यानी कि नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO मनाता है। IMO यानी कि इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 25 जून को सीफर डे मनाता है। इस बार ये 10वीं बार इस सीपर्स डे को मना रहा है और इस बार का जो थीम है वो है सीपर्स आर की वर्क्स। जो 2020 का थीम्स है वो क्या है सीपर्स डे का? सीपर्स आर की वर्क्स। यह अभियान महामारी के दौरान काम करने वाले नागरिकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें धन्यवाद कहने के लिए प्रमुख रूप से इस बार मनाया जा रहा है। यानी कि नाविकों ने महामारी के बारे में जो जागरूकता बढ़ाई है और जो नाविकों ने योगदान दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद प्रमुख रूप से सीपर्स डे पर इस बार कहा जाएगा, ताकि उनका उत्साह बना रह सके। IMO द्वारा पहली बार जो सीपर्स डे मनाया गया था वो 2011 में मनाया गया था। मैंने अभी बताया। IMO मतलब इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन महासचिव इस समय किटेक लिम हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK में है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। और इसके अलावा हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अमेरिका में चीन के कितने मीडिया संगठन पर बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है 4। अमेरिका ने चीन के 4 मीडिया संगठन पर भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में बैन लगा दिया है। आपके लिए आज का प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। यदि
आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर सीधे मैसेज कीजिए, आपको स्टडी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हिस्ट्री चेकर को। टेलीग्राम ग्रुप पर एक्स्ट्रा पीडीएफ जो कि एग्जाम से संबंधित होंगी उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।